हेलो बच्चों। बेटा, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, शुरुआत कहाँ से हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, सबसे पहले लेट्स से ओएस्टेड के बारे में पढ़ते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 मेरे ख्याल से मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि ओएस्टेड ने ये कहा, एक्सपेरिमेंट्स करे इन्होंने कुछ, और ये बोला कि जब भी एक इलेक्ट्रिक वायर लेंगे, इलेक्ट्रिक वायर के अंदर अगर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो दैट इलेक्ट्रिक करंट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। यूएस्टेट ने बोला कि अगर एक इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक वायर के अंदर फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती ही होती है। चलो, ठीक है। उसके बाद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे भैया आए। फैराडे ने क्या बोला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमने पढ़ा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, जिस इलेक्ट्रिक करंट को हम इंड्यूस्ड करंट भी बोलते हैं। फैराडे भैया ने क्या बोला कि जब भी हम किसी कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेंगे तो उसके आसपास तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही होगी। ये एक बार ही देखते हैं। चलो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मोशनल ईएमएफ। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो, मोशनल ईएमएफ में याद करो, हमने ईएमएफ प्रोड्यूस कितना होता है, दैट इज बीएलवी। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड जितनी हम पास करवा रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से उस कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है वो हमने देखना है। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास कंडक्टर था जिसको हम मूव करवा रहे थे विद सम वेलोसिटी v। इसको हम q पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट को हम p पॉइंट लेते हैं। और हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड ना कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिसको हम मूव करवा रहे हैं विद सम वेलोसिटी। और हमने बोला कि हमने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इसको अंदर की तरफ फोर्स लगाई। ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ ताकि कंडक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करे। तो लेट्स से मैंने बोला कि इसको किसी वेलोसिटी के साथ चलो मूव करवा रहे हैं। ठीक है, अगर ये कंडक्टर पीक्यू कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं विद सम वेलोसिटी, तो इसके अंदर सोचो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी इस डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव होंगे। दोबारा से करते हैं। इस कंडक्टर को हमने बोला इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं हम विद सम वेलोसिटी v, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी लेफ्ट हैंड साइड मूव करना शुरू कर देंगे विद द सेम वेलोसिटी। चलो, अगर हम इसके अंदर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है, अगर हम इसके अंदर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं ये देखने के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट हैंड साइड मूव करवा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। चलो लेट्स से दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, समझ में आया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज शुड बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स किस तरफ लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब फोर्स जो है वो क्यू की तरफ लगेगी और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, क्यू पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अगर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्यू पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं तो क्यू जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा।
इस पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो Q पॉइंट के पास नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो P पॉइंट के पास पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। धीरे धीरे देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P टूवर्ड्स Q। कंडक्टर के अंदर ही देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P टूवर्ड्स Q। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q से P की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे हम बोल देंगे कि करंट फॉर्म हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट फॉर्म हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। बट बेसिक चीज क्या थी कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा रहे हैं, इस कंडक्टर को PQ कंडक्टर को लेफ्ट हैंड साइड मूव करवा के मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो फैराडे भैया ने क्या बोला कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट फॉर्म होता है। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर डिस्कस करा था। फिर आए मैक्सवेल भैया। अब मैक्सवेल ने क्या करा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा के इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करवा के मैग्नेटिक फील्ड भी फॉर्म की जा सकती है। मैक्सवेल ने क्या बोला कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही थी, अभी हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा, मोशनल ईएमएफ में। तो मैक्सवेल भैया ने क्या बोला कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करवाएंगे, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने ये बोल दिया नेचर लव्स सिमेट्री। क्या बोला था? नेचर लव्स सिमेट्री। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही है, तो देयर इज समथिंग कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी फॉर्म होनी चाहिए। इन्होंने ये बोल दिया था और ये बोला नहीं, प्रूव भी करके दिखाया। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे इन्होंने, मैक्सवेल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे जिसकी वजह से इन्होंने बोल दिया था कि एक एम्पियर सर्किट लॉ हमने पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 4 में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हमने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था कि इन्होंने बोला कि वो ही इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट क्यों बोला था, हम डिस्कस करते हैं। इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, इसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से ही उन्होंने प्रूव करा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी। तो इसी इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर ही ये आ जाएगा, मैक्सवेल का प्रूफ आ जाएगा। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, देखो लेट्स से उन्होंने एक कैपेसिटर लिया, एक कैपेसिटर लिया और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज द टैपिंग की, दिस इज द बैटरी। ठीक है, जब इन्होंने टैपिंग की को क्लोज करा तो उन्होंने बोला कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा था इस कैपेसिटर के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू, आई करंट फ्लो हो रहा था। तो यहां पर करंट फ्लो होने की वजह से लेट से इन्होंने दो लूप लिए, देयर आर टू लूप्स, एक लूप C1 और एक अंदर की तरफ लूप C2 लिए, ये दो लूप्स लिए। अब इन्होंने ये बोला कि इन लूप C1 जो है, जो कैपेसिटर के बाहर है, इन लूप C1 देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। कैसे, लेट्स से हम इसके ऊपर ना बहुत स्मॉल एक लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, डीएल वेक्टर।
ठीक है, तो यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू में आई। आई वो करंट जो इस लूप के अंदर फ्लो कर रहा था। अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो दिस विल बी बी वेक्टर बी डीएल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब ये हमें पता है कि थीटा यहां पर जीरो लेना होता है, बिकॉज अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है बाहर की तरफ, और इस लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही है, दोनों के अंदर कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री का। यहां पर 0 डिग्री रख देंगे, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो b इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अगर हम यहाँ पर बहुत सारे लेंथ एलिमेंट्स कंसिडर कर लें, तो इन सारे लेंथ एलिमेंट्स की इंटीग्रेशन विल गिव द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप या फिर लेंथ ऑफ दिस लूप। इन सारे एलिमेंट्स की, इन सारे लेंथ एलिमेंट्स की इंटीग्रेशन विल गिव द लेंथ ऑफ दिस लूप विच विल बी 2 पाई आर। लेट्स से यहां से यहां तक का डिस्टेंस r लेते हैं विच इज द रेडियस ऑफ द लूप, तो b इंटू में 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी इसके अंदर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म इन द लूप C1। ठीक है, ये लूप C1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी। चलो, अब उन्होंने ये बोला कि कैपेसिटर के अंदर तो भैया करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन लूप C2 उन्होंने ये बोला कि करंट जो है वो कैपेसिटर के अंदर नहीं फ्लो हो सकता, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी वहां पे, जीरो मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं फॉर्म होगी। बट हम एक और चीज उसने बोली कि अगर हम इन दोनों लूप्स को बहुत ज्यादा पास में ले आए, बहुत ज्यादा पास में ले आए, तो दीज टू लूप्स शुड गिव अ सिंगल रीडिंग। अगर हम इन दोनों लूप्स को, लेट से एक लूप जो है वो बिल्कुल इस तरफ है और दूसरा लूप जो है वो बिल्कुल यहां पर है, तो दीज टू लूप शुड गिव द सेम रीडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर पहले वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो अंदर वाले लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करनी चाहिए, उन्होंने ये बोल दिया था। इसका मतलब है होना क्या चाहिए था, जितनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर एग्जिस्ट कर रही है उतनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर हम इन दोनों लूप्स को इन्फाइनाइटेसिमली क्लोज ले आएंगे। बट ये तो एम्पियर सर्किट लॉ नहीं दे रहा था, उसने बोला बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म नहीं हो रही। तो दिस वाज द इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो मैक्सवेल ने बोला कि एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर ना कुछ तो भैया मिसिंग है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से रीडिंग में गड़बड़ी आ रही है। कि बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, फॉर्म हो रही है, कितनी फॉर्म हो रही थी हमने अभी देखा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है भैया, लेकिन अंदर की तरफ भी सेम रीडिंग होनी चाहिए थी अगर हम बहुत ज्यादा क्लोज ले आएंगे तो। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया था, अंदर ये हो रही थी, सॉरी, अंदर ये हो रही थी और बाहर की तरफ ये हो रही थी। लेकिन होना क्या चाहिए था, अगर हम बहुत ज्यादा क्लोज ले आए तो दोनों जगह सेम रीडिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा दिखने में नहीं आया। तो मैक्सवेल ने क्या बोला, देयर इज अ मिसिंग टर्म इन दिस एम्पियर सर्किट लॉ। उसी मिसिंग टर्म को इन्होंने बोल दिया था कि दैट मिसिंग टर्म इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इनसाइड द कैपेसिटर या थ्रू द लूप C2। इसी मिसिंग टर्म को उन्होंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो असल में बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट कोई करंट नहीं है। अब इनकी वो वाली बात यहां पर काम आएगी बेटा, कौन सी बात, जो इन्होंने बोला था नेचर लव्स सिमिट्री। कि फैराडे भैया के हिसाब से इन्होंने बोला, फैराडे भैया ने ये बोला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो यहां पर मैक्सवेल ने बोला
कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती होगी। तो इन्होंने क्या बोला कि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है होगा, अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी? जितनी बाहर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही थी। अब दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट एक करंट जो कि फ्लो होता है कैपेसिटर के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयर इज अ फ्लो ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होनी चाहिए तो ही डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो पाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट निकलेगा कैसे? जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा। तो ये चीज, ये क्वांटिटी हमें निकालनी है, विच इज द रीजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, जो मैक्सवेल ने बोला था। अब पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, देन हम इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी लगेगी? अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्यों चेंज हो रही है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कि जैसे ही मैंने की क्लोज करी, ठीक है, यहां से चार्जेस जो है वो ट्रेवल करने शुरू हो गए होंगे टूवर्ड्स दिस पहली प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब लेट्स से जैसे ही मैंने क्लोज करा तो करंट जो है सबको पता होगा कि जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है, एकदम से मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं आता। मतलब जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे जाने पे करंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज इसके अंदर चार्जेस भी बढ़ रहे होंगे। तो चार्जेस बढ़ने के कारण धीरे धीरे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जा रहा होगा, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा होगा। अब लेट्स से जैसे ही मैंने इसको क्लोज करा तो हुआ क्या? लेट्स से यहां पर चार्जेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। दो पॉजिटिव चार्ज तो दो नेगेटिव चार्ज। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कुछ देर के बाद, बहुत कम टाइम के बाद क्या होगा? चार्जेस और बढ़ गए होंगे ताकि करंट भी बढ़े। चार्जेस बढ़ गए होंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी? यस, बढ़ेगी। कुछ देर के बाद, कुछ देर क्या, मिली सेकेंड्स के बाद ही चार्जेस और बढ़ गए होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गई होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि चार्जेस बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी? चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर क्या है? चेंजिंग है। जो मैक्सवेल ने बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बननी चाहिए, यही हम प्रूव करेंगे अभी। ठीक है, चलो। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होती है? ई ए। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर कितनी चेंज हो रही थी, कितनी बन रही थी? दैट इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनती है कैपेसिटर के अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सिग्मा इज द करंट चार्ज डेंसिटी। कितना हो जाएगा बेटा करंट चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। एरिया से एरिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आ गई? दैट इज क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज होगी, कैसे शो करेंगे? डी पाई बाई डी टी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी ऑफ डी टी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट टर्म, उसको बाहर ले आओ तो इट वुड बी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में डी टी। What is dq upon में dt? Another term which is known as current. तो d phi e by dt equals to 1 by epsilon नॉट, इसको हम बोल देते हैं करंट।
विच इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा कितना आया, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आया, ये वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट बेटा कब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगी, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो करंट भी कितना आएगा, जीरो। दैट मींस अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्म नहीं हो पाएगा। चलो, अब मैक्सवेल ने बोला कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रही थी, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी। हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी तो अंदर करंट फ्लो करेगा, जिस करंट को हमने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और जब भी करंट फ्लो करता है, फॉयस्टेड ने क्या बोला था, जब भी करंट फ्लो करता है तो इट विल प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस वाज द रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तब तक मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया आता है कि प्रूव द कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। प्रूव द कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट का मतलब है, हमने ये बोला ना कि वायर में बेटा अगर करंट पास करता है, अगर वायर में करंट पास करता है 5 एम्पियर का करंट पास करेगा तो आगे भी 5 एम्पियर का रहेगा। तो यही सेम चीज अभी देखने में आया कि अगर बाहर 5 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, हमने बोला अंदर भी डिस्प्लेसमेंट करंट पास करेगा, क्या उतनी ही वैल्यू करेगा जितना बाहर कर रहा है, या फिर अंदर जाके करंट कुछ चेंज हो जाएगा। बात समझ गई। कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट का मतलब है कि बाहर अगर 5 एम्पियर का या सर्टेन वैल्यू को करंट पास कर रहा है तो क्या अंदर जाके करंट चेंज होगा या उतनी ही वैल्यू का करंट बना रहेगा। तो ये अभी हमने प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट, चलो मैं सिर्फ ये बना रहा हूं, कैपेसिटर बना रहा हूं। ठीक है, बाहर कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, अच्छा हाँ एक और चीज बेटा देखो, बाहर कौन सा करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने बोल दिया कंडक्शन करंट। आईसी क्या है, कंडक्शन करंट। और अंदर कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, हमने बोला अंदर करंट फ्लो कर रहा है सर डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों फ्लो कर रहा था डिस्प्लेसमेंट करंट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेचर लव सिमेट्री। ठीक है, अब आउटसाइड द कैपेसिटर, आउटसाइड द कैपेसिटर का मतलब है इन वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो होगी। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा उसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी जीरो। तो कौन सा करंट है सिर्फ बाहर, आउटसाइड द कैपेसिटर, सिर्फ और सिर्फ कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पहले आउटसाइड द कैपेसिटर हम सम ऑफ कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट निकालते हैं। हमने बोला आउटसाइड द कैपेसिटर वायर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, जीरो। तो इसको हम दे सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। करंट तो ऐसे निकालते ना, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चार्ज वहां पर उसकी वैल्यू चेंज भी हो रही थी, चार्ज कांस्टेंट फ्लो नहीं कर रहा था, उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, इसलिए हमने डिफरेंशिएट करा। दिस विल गिव द करंट, दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ करंट आउटसाइड द कैपेसिटर। लेकिन अगर हम इनसाइड द कैपेसिटर की बात करें, लेकिन अगर हम इनसाइड द कैपेसिटर की बात करें, इनसाइड द कैपेसिटर की बात करें, तो वहां पर कंडक्शन करंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज बेटा वायर तो है नहीं है फ्लो करने के लिए करंट, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करनी कर नहीं रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी इसलिए वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा था।
वहां पर कोई वायर नहीं है अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं तो कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने बोला इनसाइड द कैपेसिटर कंडक्शन करंट इज जीरो। तो सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट कितना आएगा वो देखना है हमने। जीरो प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। तो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट डी ऑफ, बेटा ये कितना होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट टर्म जो कि बाहर जाके कट जाएगी, तो इसको हम यहीं पर काट देते हैं। तो इन दोनों का सम कितना आया, दैट इज डी क्यू बाई डी टी विच विल बी इक्वल टू द करंट। तो बाहर भी सेम करंट फ्लो कर रहा है, अंदर भी सेम करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स करंट विल बी कॉन्टिन्यूस। इधर आउटसाइड द कैपेसिटर भी आई रहेगा और इनसाइड द कैपेसिटर भी आई रहेगा, तो देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सेम करंट फ्लो करेगा आउटसाइड और इनसाइड। तो ये बेटा बेसिक्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनने का। कि मैक्सवेल ने बोल दिया था कि नेचर लव सिमेट्री। अगर फैराडे ने बोला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही है, तो मैक्सवेल ने बोला कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। तो दिस वाज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाली भी इन्होंने। ठीक है, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई भी, निकाली भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है, बनती कैसे है। ठीक है, उसके बारे में तो चलो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। बट अभी बात करते हैं कि मैक्सवेल ने चार इक्वेशंस को इकट्ठा करा था जो कि जो कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देती है। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसने चार इक्वेशंस बनाई। चार इक्वेशंस जो थे बेटा पिछले लॉज ही थे। चार इक्वेशंस बनाई जो कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देगी। कौन सी चार इक्वेशंस है यदि पूछा जाता है। पहली इक्वेशन वाज गॉस लॉ, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स व्हिच वाज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स है वो ये हमें बताता है कि आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज मतलब सिंगल चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटोस्टैट्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ d वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। ये लॉ हमें ये बताता है कि मोनोपोल्स जो है मैग्नेटिज्म में, मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट। There should always the poles should always exist in pairs, that is dipoles exist करेंगे, monopoles कभी भी exist नहीं करेंगे। तीसरा जो कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू d अपॉन dt इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये बेटा हमें बताता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वाज अ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको आप क्यों नहीं पहचान पा रहे हो, बिकॉज हमने सही से नहीं लिखा। ये है इलेक्ट्रिक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बोल देते हैं, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, जो कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड चौथी इक्वेशन वाज द एम्पियर सर्किट लॉ बट कंबाइंड विद द डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि थी चौथी इक्वेशन थी b वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I प्लस id। दिस वाज एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। उसने इस इक्वेशन को बोल दिया था एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, तो उसने डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ ये इक्वेशन बना दी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में हम
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन होती है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करके और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है इन स्पेस। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, ठीक है।